दोस्तों नमस्कार। किताबी दुनिया की किताबनामा श्रृंखला में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अटल तिवारी और उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण किताब लिखी है, बेगम अख्तर का जिंदगी नामा। ये किताब अपने समय की जो सच्चाइयाँ हैं उनको तो बयान करती ही करती है, लेकिन हमारे समाज में अतीत में क्या कुछ हुआ है हमारे घरानों के साथ और उसमें बेगम अख्तर कैसे निकलती हैं, कैसा सफ़र तय करती हैं, इन सब के बारे में आज हम उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ कैमरे पर हैं आशीष तिवारी, जो हम सबको रिकॉर्ड करेंगे। और आज हम जहां से ये रिकॉर्डिंग आपके लिए लेकर के आ रहे हैं, ये एक लखीमपुर का छोटा सा गांव है, संदौरा कला, जो उत्तर प्रदेश में आता है। और यहाँ हमारे पीछे केले का खेत लगा हुआ है, जिसका भी एक मतलब है, क्योंकि बेगम अख्तर की जिंदगी गांव से शुरू हुई थी और एक लंबा सफर उन्होंने तय किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इस सफर में आप हमारे साथी बनेंगे। तो आइए आपको इस किताब के बहाने उनकी पूरी जिंदगी से रूबरू कराते हैं अटल तिवारी जी के माध्यम से। मैं आपका किताबी दुनिया में स्वागत करता हूं और इस सफर को हम आपसे जानना चाहते हैं, जो बेगम अख्तर का गांव से शुरू हुआ था, कैसा रहा? बहुत शुक्रिया विपिन जी और आशीष जी और आपकी पूरी टीम का इस विषय पर और इस किताब पर बात करने के लिए। दरअसल इसकी एक पूरी कहानी है, मतलब हमने बेगम अख्तर में क्यों रुचि ली और उसकी क्या वजह रही। तो ये 2012 के आसपास की बात है। हम उस समय लखनऊ से निकलने वाला एक जो प्रमुख अखबार है, हिंदुस्तान अखबार, उसमें काम कर रहे थे। और जो हमारी रुचि है साहित्य, संस्कृत, कला, फिल्म, इसी बीट पर हम काम करते थे, उन्हें रिपोर्टिंग करते थे। तो आकाशवाणी और दूरदर्शन भी मेरे कार्य क्षेत्र में आता था उस समय, कि आकाशवाणी लखनऊ केंद्र के 75 साल हो रहे थे। और इन 75 सालों में आकाशवाणी लखनऊ की जो यात्रा रही है, उस यात्रा को मजबूत करने में जिन प्रमुख किरदारों की भूमिका है, उसमें बताया जाता था कि बेगम अख्तर एक बड़ा किरदार रही। मतलब लंबे समय तक आकाशवाणी लखनऊ के लिए उन्होंने गाया है, मतलब गजल, ठुमरी, दादरा, बहुत सारी चीजें। तो आकाशवाणी लखनऊ को एक युवा लेखक की तलाश थी। उनका अपना मानना था कि एक नए लेखक से बेगम अख्तर पे कुछ काम कराया जाए, जो उसकी नई पीढ़ी को जो शब्दावली समझती है उसको केंद्र में रखकर। तो उन्होंने कई लोगों से बात की। उसमें एक सज्जन, वहाँ वरिष्ठ कार्यक्रम अधिकारी थे, प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी जी, उन्होंने मुझसे बात की और मिलने के लिए बुलाया। तो बेगम अख्तर का नाम सुन के हम गए, चूंकि एक फैजाबाद से मेरा एक जुड़ाव पहले से रहा है। वो कहानी अभी हम थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे। तो जब फैजाबाद का हमने नाम सुना और बेगम अख्तर का, तो मैं बिना किसी देरी के उनसे मिलने पहुंचा अगले दिन। तो उन्होंने अपनी एक योजना बताई, जो हमने आपको अभी पीछे बताई, आकाशवाणी के सफर में और एक 75 साल की याद। तो उन्होंने बताया कि बेगम अख्तर पे कुछ ऐसी योजना बनी है कि उनका पूरा जो जिंदगी नामा है वो 12-13 एपिसोड में पिरोया जाए, और उसके लिए एक युवा लेखक की तलाश है। और मेरा अपना मानना है कि आप इसमें अगर रुचि लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आप नए हैं, युवा हैं, तो नई पीढ़ी को ज्यादा अच्छे तरीके से समझते हैं। जिससे उनका मतलब मुख्य उद्देश्य था कि खास करके इस कार्यक्रम से युवा अच्छी तरह परिचित हों, युवा ये जाने कि लखनऊ आकाशवाणी केंद्र को जो स्थापित किया है लोगों ने, उसमें बेगम अख्तर की क्या भूमिका रही है। तो उन्होंने ये प्रस्ताव दिया और मैंने उस प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया। और हम अगले कुछ दिन बेगम अख्तर के पर जो तथ्य हैं, जो रिसर्च है, जो शोध है, उस काम में हम तल्लीन हो गए, उसमें मशगूल हो गए। तो पुस्तकालयों की खाक छानना, या बेगम अख्तर के जो जानकार थे, या उनपे जो लिखा गया था, हिंदी में बहुत कम लिखा गया था उस समय तक, अंग्रेजी में ज्यादा लिखा गया था, तो उन किताबों को हम छानने लगे। और इसी कड़ी में मेरा फैजाबाद जाना वो आगे की यात्रा है। जी, कौन सी किताबें हैं? हम चाहते हैं कि दर्शकों को पता चले कि आपसे पहले जैसे गांगुली जी की किताब थी, वो तो पता है लोगों को। जी जी।
रीता गांगुली के बारे में आप बात कर रहे जी। मैं ये बताना चाहूंगा, और मतलब इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपनी तारीफ में कोई बात कर रहा हूँ। बेगम अख्तर पे मेरे इस काम के करने के पहले हिंदी में बहुत कम काम हुआ किताबों के संदर्भ में। इसकी भी एक वजह थी हमारे काम करने की कि कम से कम हिंदी क्षेत्र से आती थी, मतलब फैजाबाद और भदरसा गांव से, अवध क्षेत्र से। और अवध क्षेत्र में इतनी बड़ी हस्तियां, इतने बड़े राइटर हुए हैं, खुद फैजाबाद में इतने बड़े बड़े राइटर हुए हैं, लेकिन हिंदी में उस तरीके से काम नहीं हुआ। हाँ, फुटकर जरूर हुआ था, कहीं अखबार में कोई लेख आ गया, किसी पत्रिका में कोई लेख आ गया, किसी संगीत पर कोई किताब का संकलन हुआ है, उसमें कोई एक छोटा सा लेख आ गया, लेकिन मुकम्मल किताब के संदर्भ में हिंदी में कोई काम तब तक नहीं हुआ था। आपके काम के बाद ही यतीन्द्र मिश्र जी का काम आया है। यतीन्द्र मिश्र जी जानकारी रखते थे, इसमें मतलब कोई गुरेज नहीं है इसको स्वीकार करने में। यतीन्द्र जी बेगम अख्तर के बारे में जानकारी रखते थे। उन्होंने एक बहुत अच्छा लेख बहुत पहले पहल पत्रिका में, जो ज्ञान रंजन जी जिसका संपादन करते थे, उसमें एक लेख उन्होंने लिखा था, और बाद में वो लेख उनका एक विस्मय का बखान शायद उनके शीर्षक से उनकी जो किताब आई उसमें भी वो संकलित हुआ। लेकिन जो उनकी किताब आई है बेगम अख्तरी करके, अख्तरी शीर्षक से शायद है, वाणी प्रकाशन ने उसको प्रकाशित किया है। तो वो किताब जब मैंने रेडियो पे काम कर लिया, वो उसके बाद की है। हालांकि जो ये मेरी किताब है, जो इसको आप यहाँ दर्शकों को दिखाएंगे, इस किताब के पहले वो किताब आ गई। तो जो आकाशवाणी रेडियो के लिए मैंने काम किया, वो यतीन्द्र जी की अख्तरी वाली किताब से वो पहले काम किया, लेकिन किताब के मामले में उनकी किताब पहले आ गई। और बेगम अख्तर के वो अच्छे जानकार भी माने जाते हैं जी। हाँ, अंग्रेजी में जरूर महत्वपूर्ण किताबें आई, जैसे रीता गांगुली का आपने नाम लिया, जैसे बेगम साहिबा की एक शिष्या है शांति हीरानंद जी, उनकी किताब बहुत महत्वपूर्ण है, द स्टोरी ऑफ माई अम्मी, वो किताब थी। एस कालिदास ने एक किताब लिखी है। एस कालिदास ने शायद, मुझे जानकारी मिली है कि शायद कोई डॉक्यूमेंट्री भी उन्होंने बनाई है। ठीक है, और भी कई किताबें अंग्रेजी में लिखी गई हैं, लेकिन हिंदी में उस तरीके से काम नहीं हुआ बेगम अख्तर पे, जिस तरीके से काम होना चाहिए था। बेगम अख्तर की जब बात करते हैं तो उनकी अम्मी का भी नाम आता है। क्या थी कहानी अम्मी की? क्योंकि बेगम अख्तर को समझने के लिए मुझे लगता है कि अम्मी की कहानी भी जरूरी है। ये आपने बहुत गंभीर सवाल पूछा, क्योंकि आम तौर पे होता ये है कि जो कलाकार होता है उसी का नाम ज्यादा लिया जाता है, लेकिन उस कलाकार को निखारने में, कलाकार को कलाकार बनाने में और इस स्थिति तक पहुंचाने में उन माता पिता, दादा दादी या नाना नानी, जो या मतलब कई परिवार के लोगों की जो भूमिका होती है, उसको बहुत बार गौर कर दिया जाता है या भुला दिया जाता है। मेरा मानना है कि बेगम अख्तर को बेगम अख्तर बनाने में, मुझे थोड़ा सा, मैं भावुक भी हो रहा हूँ, जो उनकी माँ की भूमिका है वो बेगम अख्तर से बड़ी भूमिका है। ठीक है, मैं उसको कहीं से भी बेगम अख्तर से कमजोर भूमिका नहीं मानता हूँ। उनकी माँ का नाम मुस्तरी बाई था। वो पेशे से मतलब तवायब थी, गाना गाती थी, मतलब गायकी, और जो है वो जो पेशा था वो बेगम अख्तर को विरासत में अपनी माँ से मिला। तो पहली जो उनकी गुरु हैं, या जो उनकी संगीत की जो में समझ डालने वाली जो भूमिका है, वो उनको अपनी माँ से मिली। वो मुस्तरी बाई उनका नाम था, और फैजाबाद जिले की वो रहने वाली थी, जो अवध की पहली राजधानी जिसको मतलब का दर्जा मिला हुआ था। फैजाबाद से 12-15 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है भदरसा। तो बताया जाता है कि वो भदरसा की मूल निवासी थी। हम जब रिसर्च कर रहे थे तो भदरसा हम गए भी थे, लेकिन भदरसा में इस समय कोई निशान बेगम अख्तर या उनकी माँ से जुड़े हुए कोई हमें नहीं मिले। तो बेगम अख्तर को बनाने में मुस्तरी बाई की एक बड़ी भूमिका रही। अब उसके पीछे एक और कहानी है कि मुस्तरी बाई के पति कौन थे, ठीक है, या बेगम अख्तर के पिता कौन थे,
वो कितने भाई बहन थी। तो ये एक है कि मुस्त्री बाई क्योंकि तवाइफ थी और गाना गाती थी, तो समाज में आप भारतीय समाज के बारे में आप लोग जानते हैं कि कैसे भारतीय समाज। और फिर ये उस समय की बात है, ये मतलब 20वीं सदी के शुरुआती पहला दशक है, ये वो दौर है, क्योंकि 1914 का तो बेगम अख्तर का जन्म ही है। तो वहाँ पे एक सिविल जज थे जिनका नाम शायद है सैयद असगर हुसैन साहब, जो फैजाबाद में सिविल जज थे। वो उनकी महफिलों में मुस्त्री बाई की जाते थे और वो पहले से शादीशुदा थे, ऐसा बताया जाता है। धीरे धीरे उनके दोनों लोगों के बीच में संबंध बने, मतलब परिचय हुआ, संबंध बने, और वो मुस्त्री बाई को दूसरी पत्नी के तौर पे मतलब वो स्वीकार कर लिए, उनको घर ले आए। और उन्हीं लोगों को मतलब मुस्त्री बाई और सिविल जज साहब से बेगम अख्तर और उनकी एक बहन थी। बेगम अख्तर का नाम अभी बेगम अख्तर नहीं है, आप एक बात ध्यान रखिएगा, वो उस समय बिब्बी हैं। और उनकी एक बहन थी छोटी जोहरा। तो बिब्बी और जोहरा दो बहनें जो अपने माता पिता की संतान के रूप में इस समाज में आई। ये पूरी कहानी है जी। इस किताब को लिखने के पीछे 13 एपिसोड ही क्यों? असल में क्या है, पत्रकारिता में और जो ब्रॉडकास्ट की दुनिया है उसमें आपको एक फ्रेम में काम करना होता है, ठीक है, समय के दायरे में काम करना होता है। तो आपको चुनते हैं, तो उन्होंने बताया कि 13 एपिसोड का ये पूरा जीवन वृत्त उनका प्रस्तुत किया जाना है। हर सप्ताह एक एपिसोड प्रसारित होगा। वो 26 मिनट का, 28 मिनट का, 30 मिनट का, कुछ उन्होंने इस तरीके के मुझे योजना बताई। तो हमने उनकी जिंदगी के 13 पहलुओं को महत्वपूर्ण रेखांकित किया कि पहला धारावाहिक कहाँ से शुरू करेंगे और कहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो हमने जैसे फैज़ाबाद को लिया, तो जन्म फैज़ाबाद हुआ, फैज़ाबाद में हुआ। फैज़ाबाद एक कहानी कहता है कि मैं फैज़ाबाद हूँ और मेरी यहाँ की ये खासियतें हैं, ये मंदिर हैं और सारी चीज़ें हैं, कैसे दुनिया भर के लोग फैज़ाबाद आते हैं। और उसमें बेगम अख्तर का हमारे दर पे जो जन्म हुआ, उसमें बेगम अख्तर का क्या स्थान है, और मैं कितना गौरवान्वित हूँ बेगम अख्तर जैसे लोगों को जन्म देने से। तो फैज़ाबाद ये के मतलब अपनी कथा सुनाता है। तो हमने जब फैज़ाबाद कथा सुनाना शुरू करता है और फैज़ाबाद से कहाँ पे विराम होता है, ये चीज मैंने वहाँ। फिर दूसरा किरदार मैंने जो दूसरा एपिसोड मैंने चुना कि फैज़ाबाद से बेगम अख्तर उनकी माँ कहाँ जाती हैं, वो शहर अपनी कहानी कहता है। जैसे गया अपनी कहानी, गया जाती हूँ तो गया अपनी कहानी कहता है, फिर गया की कहानी खत्म होती है। फिर तीसरा धारावाहिक है वो कलकत्ता पहुँचती हैं, तो कलकत्ता अपनी कहानी कहता है बेगम अख्तर से जोड़ के, अपनी खासियतों को बताते हुए। फिर कलकत्ता अपनी कहानी को विराम देता है। तो इस तरीके से मैंने 13 पहलुओं को, 13 बिंदुओं को, उनकी जिंदगी के 13 महत्वपूर्ण बिंदुओं को चुना और 13 धारावाहिक है 13 एपिसोड का, तो उसमें हमने उसको पिरोने का प्रयास किया। कहानी में ये है कि जैसे बेगम अख्तर ने कई सारी चीजें गाई हैं जी, और इस कहानी में जब वो गाती हैं तो एक तो अपना माँ का जो प्रभाव तो है ही है, बेगम अख्तर ने अपना नया क्या इजाद किया है संगीत की दुनिया में? बेगम अख्तर के बारे में कहा जाता है कि बेगम अख्तर कब क्या करेंगी लोग समझ ही नहीं सकते थे बेगम अख्तर के बारे में। कब कितने पुराने लेखक को गा देंगी, कब मतलब नज्म लिखने वाला है, और कब कितने नए लेखक को गा देंगी जिस पर किसी ने तब तक हाथ न रखा हो, और बेगम अख्तर ने अचानक हाथ रख दिया और रातों रात वो मतलब स्टार बन गया। बेगम अख्तर के बारे में बहुत कुछ पहले से निश्चित कर पाना बड़ा मुश्किल था। जैसे मैं उदाहरण बताऊं, नाम तो मैं थोड़ा भूल रहा हूं, कि पंजाब गई हुई थी और बेगम अख्तर ने पूरी लेखक जमात को या गजल गाने वालों को पूरा चकित कर दिया। एकदम नए लेखक को उन्होंने वहां उठा दिया और उस नए लेखक को उसी घटना से बिल्कुल चर्चित कर दिया।
और लोग ताजुब मतलब करने लगे कि बेगम अख्तर ऐसा कर सकते, लोगों ने बताया बेगम अख्तर ही ऐसा कर सकती हैं, दूसरा कोई मतलब रिस्क इस तरीके से नहीं लेता। और बेगम अख्तर ने जो संगीत की जो परंपरागत चीजें थी उसको उन्होंने कभी माना नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो खाने पीने का उनका मसला है, ठीक है, संगीत वाले लोग बहुत छोटी छोटी बात पे ध्यान देते हैं, जो खास करके जो मतलब गायकी के क्षेत्र में है, कि वो खटाई नहीं खाएंगे, ठंडा गरम नहीं खाएंगे, गले का ठंडा पानी नहीं पिएंगे, मतलब इतनी सारी चीजों से वो वंचित रहते हैं अपने पूरे गायकी की जीवन में। लेकिन बेगम अख्तर ऐसा कुछ नहीं मानती थी। थोड़ी देर में कहो ठंडा खा ले और थोड़ी देर में गरम खा ले, कहो खटाई खा ले, और कुछ किसी चीज का पालन नहीं करते थे। मतलब खाने पीने के मामले में है तो सब आप जानते ही हैं, वो पान बहुत खाती थी और सिगरेट का शौक फरमाती थी, और लोगों को भी मतलब ऑफर करती थी कि शौक फरमाइएगा, मतलब अपना वो जो बॉक्स रहता था आगे बढ़ा देती थी, पानदान बढ़ा देती थी, सिगरेट का जो केस है वो बढ़ा देती थी। तो ये बहुत एहतियात नहीं, और उसके लिए वो कहती भी थी कि ये खुदा ने मुझे नवाजा है, मतलब खुदा ने मुझे नवाजा है, मतलब ये मैं इन चीजों को नहीं मानती हूँ। तो कब किस समय बेगम अख्तर क्या हरकत कर बैठेंगे, अच्छा ये क्योंकि उनका बचपन का आप जब समय देखेंगे तो वो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत चंचल बहुत हैं, शैतान बहुत हैं। एक घटना मैं आपको कोट करूं कि वो जिस स्कूल में पढ़ती थी, स्कूल में मिशन का स्कूल था, तो वो जो टीचर थी जो बहुत इनको मानती थी और पढ़ने में मन नहीं लगता था, बिल्कुल साफ बात है, तो उनके उस टीचर के बाल इनको बहुत पसंद थे और अपनी सहेलियों से आपस में बात करती थी, कि सहेलियां भी आपस में कहती थी कि इनको जो है अपनी बालों पे बहुत गुमान है। अब वो बात बेगम अख्तर के दिमाग में, छोटी बच्ची हैं, फंस गई। अगले दिन वो कैंची लेकर गई मतलब इस स्कूल को, और मिस जो है पढ़ा रही थी, तो उनके बाल कुर्सी बहुत लंबे थे तो कुर्सी से पीछे लटक रहे थे, और बेगम अख्तर को उनको बाल निहारा करती थी, देखा करती थी कि काश ऐसे बाल हों और मेरे। तो उन्होंने क्या किया कि वो पूरी कैंची से उनकी लट काट ली बालों की, और मिस जो है जान नहीं पाई, और बाल काट के बैग में उन्होंने सुरक्षित रख लिया। अगले दिन उनकी स्कूल जाने की हिम्मत नहीं हुई, कि क्योंकि मिस को बाल, उनके दिमाग में था कि मिस को बाल बहुत पसंद हैं, तभी तो उन्होंने रख रखे हैं ऐसे, और अगर हम स्कूल जाएंगे तो हमारी पिटाई हो जाएगी। तो उन्होंने स्कूल ना जाने की जिद की। माँ ने बहुत समझाया, बहुत डांटा फटकारा, ये किया वो, तो फिर माँ ने समझा कि कोई कहानी है इसके, तो उन्होंने समझाने का प्रयास किया। तो उन्होंने बैग खोल के बताया, दिखाया और बाल निकाल के दे दिए माँ को। तो और उसके बाद उन्होंने कहा कि स्कूल जाना मुझे पसंद नहीं है। तो माँ ने बहुत सीधी मतलब गंभीरता से बात की कि क्या मामला है। तब उन्होंने गाने वाली अपनी इच्छा जताई। और उसी बीच एक और घटना हुई कि एक थिएटर कंपनी आई हुई थी फैजाबाद में, और ये अपनी जो घर की नौकरानी थी, एक लड़की ही थी, उस लड़की को उन्होंने पटा लिया था। तो उस लड़की के वो उस नौकरानी जो मतलब काम उसके साथ ये थिएटर में चुपचाप चली जाती थी। और चूंकि गाना वाना थोड़ा सा घर में माहौल था तो थोड़ा बहुत गाने, तो वहाँ जो थिएटर की में लड़कियां या जो थे कलाकार वो इनको पकड़ लेते थे बेगम अख्तर को, मतलब बच्ची ही थी, और वो इनसे गाने सुनते थे। तो इनका रोज का टिकट भी नहीं पड़ता था, और ये चुपचाप घर से माँ को बिना बताए नौकरानी के साथ चली जाती थी। फिर बाद में जब पता चला और फिर डांट वाट पड़ी, लेकिन जब माँ डांट पड़ी वो सब ठीक था, लेकिन माँ धीरे धीरे इस बात को समझने लगी कि इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा और संगीत की ही तरफ है। तो माँ के मन में भी एक धीरे धीरे एक विचार आने लगा कि कहीं से इसको संगीत की शिक्षा दी जाए, दिलाई जाए। इसमें कई सारी चीजें जैसे आपने संगीत का डाला हुआ है रिकॉर्डिंग के दौरान ही, सुरताल की संगीत शायरी लय और ताल रवानी है, गजलों की मलका बेगम अख्तर तेरी अमर कहानी है। ये किसने लिखा होगा उनके बारे में? ये दरअसल ये जब स्क्रिप्ट हमने दी, पटकथा हमने दी
रेडियो रूपक के तौर पे, तो इसमें बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन है। ये हम चाहते हैं कि निकेतन, उनका आप हाँ, जिक्र करें। तो मैं जो है इसमें ये नहीं कहूँगा कि सारा मेरा मतलब श्रेय है इस किताब को। हालांकि इसमें मैंने आभार के में जो हमने दिया है उसमें सभी लोगों का जिक्र, एक एक आदमी का हमने जिक्र किया है। जो क्या कहते हैं, मिक्सिंग होती है रेडियो विधा में एक चीज है, और ब्रॉडकास्टिंग के में मिक्सिंग एक शब्द आता है अंग्रेजी का। तो बहुत सारी चीजें, जैसे बेगम अख्तर की रिकॉर्डिंग है, बिस्मिल्लाह खां की रिकॉर्डिंग है, कैफी आजमी की रिकॉर्डिंग है, या कई अन्य लोगों की जो रिकॉर्डिंग है, पुरानी रिकॉर्डिंग है और वो कहीं उपलब्ध है और उस पर कॉपीराइट का उस तरीके का इशू नहीं है, तो वो सारी चीजें इसमें मिक्सिंग मेरी स्क्रिप्ट में की गई हैं। वो काम जो रेडियो की टीम थी, प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी के निर्देशन में जो काम कर रही थी, उस टीम ने किया है। उसमें बहुत सारे गायक इन्वॉल्व किए गए, जैसे इसका जो शीर्षक गीत है कुछ नक्श तेरी याद के, रेडियो के लिए जब ये शो बना था 13 एपिसोड का, तो उसका शीर्षक यही रखा गया था, कुछ नक्श तेरी याद के। तो कुछ नक्श तेरी याद के ये शीर्षक गीत भी बना, तो इसको उसी टीम के जो है लोगों ने लिखा है। अब उसमें कई लोग हैं, इसमें ये स्पेसिफिक अलग अलग तरीके से, अब उसमें जो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं या हिस्सा रहे हैं, नवनीत मिश्र जी रहे हैं जो इतने बड़े राइटर हैं। तो मुझे जब पता चला कि नवनीत मिश्र जी इसको हैंडल कर रहे हैं या इसको देख रहे हैं, तो मुझे एक गहरी मतलब वो सुखद अनुभूति भी हुई कि इतने बड़े बड़े लोग इस स्क्रिप्ट का हिस्सा हैं। तो ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि मैं एक छोटा सा मतलब लड़का, छोटा सा एक पत्रकार, मैंने एक पहली बार जी रेडियो के लिए लिखा है। हालांकि एक कुछ छुटपुट हम चीजें रेडियो के लिए लिख चुके थे, तो 13 एपिसोड लिखे हैं, उसमें उस 13 एपिसोड को इतने बड़े बड़े लोग मिलके आम जनता के लिए रेडियो के माध्यम से ला रहे हैं, तो मुझे एक सुखद अनुभूति भी हुई। तो इसमें बहुत एक पूरी बड़ी टीम का एक कंट्रीब्यूशन है, उनकी भूमिका रही है। बेगम अख्तर की जिंदगी में बहुत सारे लोग आए जी। कौन से महत्वपूर्ण लोग हैं जो बेगम अख्तर की जिंदगी में खास उपस्थिति रखते हैं? जैसे एक मैंने बताया कि जो माँ का उनके जिंदगी में कंट्रीब्यूशन है, माँ के बाद, हाँ, तो वो एक तो वो परिस्थितियां हैं फैजाबाद में, भदरसा में, कि वो परिस्थितियां ऐसी कौन सी बनी जिससे बेगम अख्तर को फैजाबाद छोड़ना पड़ा, ये जानना बहुत जरूरी है। जैसे भदरसा में जब रहते हुए उनके पिता ने जो थे, जो मतलब वहाँ सिविल जज थे, कुछ समय के बाद इनके जन्म के बाद उन्होंने इनकी माँ को छोड़ दिया, जैसा आमतौर पे पहले रजवाड़े और करते थे, इस्तेमाल करके छोड़ देते थे, तो उन्होंने छोड़ दिया। एक बहुत गहरी चोट इनकी माँ को लगी और इनको भी लगी, बीबी को भी लगी, चूंकि पिता का साया एक तरीके से, मतलब ऊपर से थे, वो जीवित थे पिता, लेकिन साया एक तरीके से हट गया था। दूसरा एक झटका लगा कि जोहरा की मौत हो गई बहन की, वो एक बहुत धक्का लगा। एक तीसरा झटका लगा, आप सोचिए कि किन परिस्थितियों में इनकी माँ ने इनको बनाया या निकाला। तीसरा था कि कुछ लोगों ने भदरसा में इनके घर को आग लगा दी, सारा घर धू धू करके जल गया, कोई सामान नहीं निकाल पाया। बेगम अख्तर कहती भी हैं कि घर जल रहा था और हम दूर एक दूसरे घर के दरवाजे के टीले पे खड़े खड़े अपने घर को निहार रहे थे। बड़ी दुख भरी वो कहानी। उसी दिन इनकी माँ ने तय किया कि अब हमें फैजाबाद छोड़ देना है, और अब फैजाबाद छोड़ देना, मतलब भदरसा छोड़ देना है और फैजाबाद भी छोड़ देना है फिलहाल। खैर, वो पहले से एक गुरु के संपर्क में थी। वो जो सबसे पहले उस्ताद थे, वो उस्ताद इमदाद खां से सीख रही थी, और इसी के बीच, चूंकि वो फैजाबाद में रह के ही सीख रही थी, भदरसा में रह के ही सीख रही थी, और जब फैजाबाद छोड़ना इन्होंने तय किया, तो एक गया में उस्ताद यूसुफ हुसैन थे, जिनको मुस्तरी बाई ने मुंह बोला भाई अपना बना रखा था। तो उन्होंने अपने भाई से बात की और उनको पूरी घटना बताई। भाई ने अपनी मतलब बहन और भांजी माने बिब्बी को अपने यहाँ बुला लिया। तो जो मामू जान थे,
मतलब बिब्बी के जो मामू जान थे वही उनके दूसरे गुरु भी हुए। तो उन्हीं से वो सीखने लगी और गया में रह के उन्होंने एक ठीक ठाक समय बिताया सीखने के लिए। बिब्बी गया में जो बैठकी होती थी, गायकी की जो बैठकी होती थी, उसमें अपने मामू जान के साथ जाने लगी थी। और कभी कोई गाने वाला नहीं आया तो अपनी भांजी से वो कुछ गाने की जो दूसरे लोग थे वो लोग भी बिब्बी को भांजी के तौर पे ही रेखांकित करते थे, बात करते थे। तो उससे वहां गाने की बात करने लगे और वो गाने लगी बिब्बी वहां पे। एक और चीज है कि हर साल मुहर्रम में माँ और बेटी फैजाबाद जरूर जाती थी। इतना अटैचमेंट था, मतलब इतने सारे वहां से घाव मिलने के बावजूद वो वहां जाती थी, ताजियादारी करती थी, मरसिया और सोज गाती थी, मेहंदी के जुलूस में नौहा गाती थी। ये सब माँ और बेटी मिलके लगातार कर रही थी। इसी बीच जो है उस्ताद सखावत हुसैन खां की सलाह पे उन्होंने पटियाला घराने के उस्ताद अता मोहम्मद खां से भी गायकी सीखी। तो समय समय पे कई जो है गुरुओं से उन्होंने शिक्षा की अपनी तालीम ली। गया, कलकत्ता, पटियाला, लाहौर, इन जगहों पे उनके जो है गुरु रहे और उनसे सीखी। तो ये एक पूरा सफर है। कलकत्ता में एक घटना होती है, क्योंकि ये 34 का दौर है। आप देखिएगा 14 का जन्म है और 34 में एक घटना होती है कि एक बड़ा भूकंप और बाढ़ आती। तो उन भूकंप और बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए एक जो है वहाँ कंसर्न होता है, एक संगीत समारोह होता है। हाँ, कलकत्ता में। और वहाँ बहुत बड़े बड़े देश के जो है गायकी के क्षेत्र से के लोगों को आना होता है और वो समय पर कोई पहुंचता नहीं है। और बिब्बी अपने गुरु के साथ वहां मौजूद हैं सुनने के लिए। अब प्रबंधक बड़ा चैलेंज, कोई आया नहीं, पूरा हाल पीछे कुर्सियां सब भर गई। तो ये बात उनके गुरु तक पहुंची। तो गुरु ने ये कहा कि ऐसा है, अगर प्रबंधक चाहें तो बिब्बी का गायन करवा सकते हैं। तो बिब्बी से पूछा गया, बिब्बी ने हामी भर दी, लेकिन बिब्बी उतने बड़े मंच पे तब तक गई नहीं थी। आप समझिए कहा कि बैक स्टेज के पीछे बिब्बी खड़ी हैं और मंच पे जाने की हिम्मत नहीं है। प्रबंधक ने, अब चूंकि इस तरीके से संपर्क थे, प्रबंधक ने बिब्बी को पीछे से धक्का दे दिया और बिब्बी मंच पे पहुंच गई। अब बिब्बी 10 मिनट तक, लोग बताते हैं कि संगीत मतलब साज बजते रहे, बिब्बी 10 मिनट तक खड़ी रही और 10 मिनट बाद आवाज निकली तो 4-5 मतलब ठुमरी, दादरा, मतलब, और जब तालियां बजी, उस कलकत्ता वाली घटना से बिब्बी से अख्तरी बाई हो जाती है। ये एक पूरी घटना है। मतलब अब बिब्बी नहीं है, अब अख्तरी बाई हो गई। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण घटना है, जब वो गायकी मतलब बंद करके पीछे जाती हैं तो एक महिला उनसे मिलने आती। वो महिला कहती है कि मैं भी गाती हूँ और आज हम सुनने आए थे बहुत थोड़ी देर के लिए। हमने सोचा था चंद मिनट बैठूंगी और सुन के चली जाऊंगी, लेकिन आपका ने जब गाना शुरू किया बेटा, तो मैं आपके गाने में खो गई और मैंने पूरा गाना, आज मैंने आपको सुना है, कल आप मुझे सुनने आइएगा। बिब्बी को नहीं पता है कि ये कौन महिला है। अगले दिन सुबह बिब्बी के पास न्योता महिला आता है कि आज आपको मेरे यहाँ आना है, और एक खद्दर के साथ धोती या साड़ी भी पहले दिन की गायकी के इनाम के तौर पे वो महिला देती है। बाद में वो पता चलता है कि वो स्वर कोकिला सरोजिनी नायडू थी। बिब्बी चकित हो जाती कि सरोजिनी नायडू मुझे सुनने के लिए आई थी और चंद मिनट के लिए, और पूरा मतलब मेरा समय सुन के गई वो। तो वहां से भी अख्तरी बाई हो जाती है। ये एक पूरी उनकी यात्रा रही है। इसी बीच बहुत सारी परिस्थितियां हैं। माँ
के पास जो भी जेवर था, पैसा था, रुपया था, वो सारा कुछ बीबी की शिक्षा पे खत्म हो जाता है, घर की उस पे खत्म हो जाता है। फिर इसी बीच इसी यात्रा में बहुत सारे पड़ाव आते हैं, गानों की रिकॉर्डिंग है, नज़मों की रिकॉर्डिंग है, मेगाफोन कंपनी से, थिएटर से, नवाबों वहीं से रियासतों से न्योते आने लगते हैं, फिल्मों से ऑफर आने लगते हैं, ये पूरी वहां से यात्रा शुरू हो जाती है। बेगम अख्तर की जिंदगी में प्रेम संबंध कुछ बने उनके, जी, क्या रहे वो? प्रेम संबंध कई बने मतलब कई ऑफर उनको मिले। आमतौर पे जो नवाब होते थे उस समय और रियासतें होती थी, वहाँ चूंकि संगीत का एक पूरा माहौल होता था और जैसे एक बड़ा घराना रामपुर का है, रामपुर के नवाब के यहाँ से ऑफर था शादी का और प्रेम संबंध का, चूंकि बहुत पसंद करते थे बेगम चूंकि जो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बेगम साहिबा सुंदर बहुत थी, तो वहां से ऑफर था। लेकिन बेगम अख्तर ने बहुत जान समझ के इन चीजों को देखा, प्रेम संबंधों को, कि आमतौर पे वो उनके अपनी माँ के उसका जीवन को देख चुकी थी या दूसरी बाइयों के जीवन को देख चुकी थी, और चाहे चूंकि माँ का एक कंट्रोल भी रहता था, तो इसके नफा नुकसान बहुत अच्छे से वो जानती थी। तो वो एक कलाकार और उस कलाकारी के दम पे पैसा उसका लेना और इस चीजों तक वो सीमित रखा। वो प्रस्ताव सब चूंकि अब महफिल में लोग आते थे और धीरे धीरे आकर्षित होते थे। सुंदर, मैंने पहले ही बताया कि चूंकि आकर्षक और सुंदर बहुत थी, अपील बहुत थी, चेहरे का एक आभा मंडल ऐसा था, तो लेकिन इन चीजों में पड़ी नहीं। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे जब उन्होंने लखनऊ को अपना ठिकाना बनाया, एक बहुत महत्वपूर्ण है, उस समय तक चौक और नक्खास ही दो इलाके थे जो बाइयों के माने जाते थे। बाइयां वहीं रहती थीं, वहीं उनके कोठे होते थे। लेकिन बेगम अख्तर की माँ ने और बेगम साहिबा ने दोनों ने बड़ी समझदारी से काम किया। मुझे लगता है इसमें माँ की ज्यादा बड़ी भूमिका है। उन्होंने अपना ठिकाना नक्खास या चौक को नहीं बनाया, उन्होंने जो लखनऊ का दिल कहे जाने वाले इलाका, जो दिल कहे जाने वाला इलाका है, जो आज भी बड़ा मशहूर है, जिसको दुनिया से लोग देखने आते हैं, हजरतगंज को ठिकाना बनाया। क्या कारण है कि हजरतगंज को उन्होंने ठिकाना बनाया? उसका एक कारण है कि हमारे घर आने में, कोठे पे आने में किसी को शर्म महसूस ना हो। ठीक है, हम आम पब्लिक की तरह जिए, हम आम समाज का हिस्सा बने। तो ये एक बड़ा बिंदु है जो है उस इलाके से निकलने का और समाज में खपने का, समाज के बराबर आने का। और उसमें एक बड़ा पॉइंट है कि छत पे बैठ के मुस्त्री बाई देखा करती थी कि कौन बेटी से मिलने आ रहा है, कौन जा रहा है, कुछ ऐसा उसकी अख्तरी मंजिल की एक बनावट थी। जो है बाद में जो उन्होंने घर बनाया उसका नाम अख्तरी मंजिल था। तो उसकी बनावट थी कि माँ जो है ऊपर बैठ के देखा करती थी, बात किया करती थी। तो एक बड़ा है कि हमारे घर आने में किसी संभ्रांत व्यक्ति को कोई असुविधा न हो। लखनऊ में ही जो इनके बाद में पति हुए जो है इश्तियाक अहमद साहब, वो आते थे इनकी महफिल में, वो भी गायकी के शौकीन थे। उस इश्तियाक अहमद साहब से इनकी नज़दीकियाँ थोड़ी सी बढ़ी और इश्तियाक साहब ने चूँकि नज़दीकियाँ बढ़ी, थोड़ा बातचीत हुई, तो इश्तियाक साहब ने ऑफर किया। तो इन्होंने उस ऑफर को दूसरे तरीके से कहा कि आप मुझे यहाँ से निकाल के भारतीय समाज का हिस्सा, मतलब पत्नी का दर्जे, मतलब एक कोठे वाली को रखने का मसला, क्योंकि माँ का और पूरी समाज को देख चुकी थी, कि अगर आप दे दें तो मुझे स्वीकार है। इश्तियाक साहब ने समय लिया सोचने का। इश्तियाक साहब ने सोच के समय सोचा और विचारा, तो इश्तियाक साहब ने एक शर्त रख दी कि कहना बड़ा आसान है, निभाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आपको मेरी भी एक शर्त माननी होगी, और वो शर्त है कि आपको गाना बजाना सब छोड़ना पड़ेगा। अगर अब आप सोचिएगा और इस सोच पे अगर कुछ आपका विचार बने तो आप मुझे
बताइएगा। तो जो वो मन में था कि भारतीय समाज का हिस्सा बनना है और उसका हिस्सा बनना है, तो बेगम अख्तर ने सोच के हामी बाद में भर दी कि मुझे मंजूर है, मैं ठीक है, लेकिन मतलब प्रॉपर, मतलब एक व्यवस्थित तरीके से भारतीय समाज और पत्नी के तौर पे, और दोनों की शादी हो जाती है। दोनों की शादी हो जाती है, गाना बजाना सब छूट जाता है, पूरा एक घरेलू महिला जो है का जीवन जीने लगती हैं, और ये इश्तियाक साहब के साथ अपना जीवन की गाड़ी आगे बढ़ाती हैं। फिर बाद में आगे चल के उसमें कई मोड़ आते हैं। एक समय ऐसा भी आता है कि जब वो फिर से लौटती हैं और कोई कारण बनता है कि लोग बाद में आते हैं विपिन जी। पहले उसमें ये होता है कि बेगम अख्तर साहिबा कुछ दिन बाद बीमार होने लगती, बीमारी कुछ न कोई दिक्कत होती है, और उस दिक्कत में ये होता है कि जगह जगह डॉक्टर जो है इलाज कर रहे हैं, मतलब इश्तियाक साहब जगह जगह दिखा रहे हैं, सारी जांचें हो रही हैं, कोई बीमारी पकड़ में आती नहीं है। ये मुझे लगता है ये 3-4 साल का दौर इसी में निकल जाता है, और उनका स्वास्थ्य लगातार गिर रहा है। लेकिन मैंने बीच में एक लाइन का जिक्र किया था कि इश्तियाक साहब को गाने वाने का शौक है, तो वो मतलब खाली बेगम साहिबा से नहीं, पूरी लखनऊ में जो लगने वाली महफिलें हैं या संगीत से जो जुड़े लोग हैं या आकाशवाणी उससे जुड़े लोग हैं, उनसे भी इश्तियाक साहब परिचित हैं। उसमें उस समय एक आकाशवाणी के अधिकारी हुआ करते थे, मेहरोत्रा साहब, का नाम था LK मेहरोत्रा साहब। वो शायद जहाँ तक मेरी जानकारी है वो आकाशवाणी के डायरेक्टर उस समय हुआ करते थे। तो मेहरोत्रा साहब का घर में इनके आना जाना पारिवारिक सदस्य के तौर पे था। तो मेहरोत्रा साहब बेगम अख्तर से गायकी की बात पर बात करना शुरू करते हैं धीरे धीरे, और ये कन्विंस धीरे धीरे शुरू करते हैं इश्तियाक साहब को भी कि घर में गायन में क्या दिक्कत है। ठीक है, वो एक पूरी योजना, मेहरोत्रा साहब पूरी योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात किसी को पता नहीं, खास करके इश्तियाक साहब को नहीं पता। और चूंकि बाजा वाजा सब जो है, हारमोनियम वगैरह सब जो है रख दिया गया था बांध के, और बेगम साहिबा ने खुद एक बातचीत में कहा है कि उसमें चूहों ने अपने बच्चे दे दिए थे बाजा में, हारमोनियम में। फिर वो निकाला गया और इश्तियाक साहब ने धीमे से हामी भरी, हाँ कि घर में गाया बजाया जा सकता है। तो धीरे घर में रियाज शुरू हुआ। फिर उस बीच एक डॉक्टर कोई थे सज्जन जो इलाज कर रहे थे, उन्होंने जब कोई बीमारी पकड़ में नहीं आई तो उन्होंने इश्तियाक साहब से उनके शौक के बारे में पूछा कि बेगम अख्तर को जीवन में बेगम साहिबा को क्या करना अच्छा लगता था। तो उन्होंने बताया। तो डॉक्टर ने लगातार परसू किया कि अगर इनको जीवन इनका आपको रखना है, अगर ये जीना चाहती हैं, तो जो गाना है वो इनको गाने दीजिएगा। तो चूंकि उनकी बीमारी की जड़ वहाँ दबी हुई है, उसको खत्म करने के लिए तो यहाँ 2 कारण हुए। एक उस डॉक्टर की सलाह है, और दूसरे मेहरोत्रा साहब की जो का दबाव है, मतलब वो है। तो 2 चीजें जो हुई, तो घर में गाने बजाने का माहौल शुरू हुआ। फिर मेहरोत्रा साहब चूंकि लगातार संपर्क में है, लगातार बैठकी कर रहे हैं इश्तियाक साहब के साथ, मेहरोत्रा साहब बातों को आगे बढ़ाते हैं कि जब यहाँ गा सकती हैं तो आकाशवाणी में जाके गाने में, वहां तो बंद ही जगह में है, कोई पब्लिक मंच तो है नहीं, तो वहां गा सकते हैं। फिर उसमें इश्तियाक साहब देते हैं कि गा सकती है लेकिन प्रसारण नहीं होगा। ठीक है, मैंने दुनिया के सामने आप नहीं जाएंगी, क्योंकि रेडियो पे चली जाएंगी तो दुनिया के सामने चली जाएंगी। तो ठीक है, अच्छा हाँ ठीक। तो वहां मतलब आकाशवाणी के केंद्र जाने तक की एक भूमिका बन गई। और जब गा गई तो कहा कि आवाज ही तो जाएगी, शरीर तो जाएगा नहीं भाई, सीधे चेहरा तो जाएगा नहीं, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो हालांकि चोरी छुपे उनसे प्रसारण भी होने लगा। फिर जो है, क्योंकि मैं कोट बार बार रिपीट करता हूँ कि खुद भी गाने बजाने के बहुत शौकीन थे इश्तियाक साहब, तो धीरे धीरे अप्रोक्ष रूप से वो चीजों की मंजूरी देने लगे। फिर एक संगीत समारोह था कहीं, तो उन्होंने कहा कि हम वहां जाना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं। हालांकि वहां मंच पे बाकायदा उनकी
गायकी का पूरा जो है इंतजाम था। और वो शो इतना हिट हुआ जो है कि वो पूरे देश के अखबारों में उस पर चर्चा हो गई। तो इश्तियाक साहब को वो सभी पता चल गया। तो उन्होंने समझ गए इश्तियाक साहब कि अगर बेगम साहिबा को जिंदा रखना है, स्वस्थ रखना है तो इनको गाने की इजाजत देनी होगी। इश्तियाक साहब ने उसको स्वीकार लिया और बाकायदा वो खुद महफिलों में साथ में संगीत समारोहों में जाने लगे। एक दूसरा पड़ाव है। फिर बेगम साहिबा हो गई। आज अहमदाबाद, कल सूरत, परसों पाकिस्तान जो है अलग अलग देशों से बुलावे आने लगे, मतलब पड़ोसी देशों से आने लगे। तो कई देश के जो संगीत प्रतिनिधि मंडल जाते थे देश से, वो सरकारों की तरफ से बेगम अख्तर साहिबा उनका प्रतिनिधित्व कई जगह करने गई। इस तरीके से पूरी एक उनकी यात्रा हुई। जैसे बेगम अख्तर साहिबा हैं तो काफी लोगों ने इनको प्रेरित किया, जैसे बिस्मिल्लाह खां साहब हैं, जी आजमी साहब हैं जी। क्या जुड़ाव बना इन लोगों के साथ, कैसे बना? मैं जहां तक समझता हूं, क्योंकि इसमें किताब में भी आपको वो जो मिक्सिंग में बिस्मिल्लाह खां साहब की और कैफी आजमी की कई चीजें इसमें शामिल हैं। जैसे दो तीन तो बातचीत है। कैफी आजमी साहब की तो एक लंबी बातचीत हमने इसमें शामिल की है, जो बेगम साहिबा से वो बात कर रहे हैं और उनके जो गजल गायकी है बेगम साहिबा की, उसके बारे में और उनका उसका मतलब क्या योगदान हिंदुस्तान और उनके उसमें अवाम में और गजल गायकी में है, उसको वो रेखांकित कर रहे हैं। और बिस्मिल्लाह खां साहब हैं। एक बेगम साहिबा की गायकी में एक दोष है, ठीक है, वो 3 पत्ती लगने का। अच्छा, वो गायकी में दोष माना जाता है, लेकिन ये बिस्मिल्लाह खां साहब खुद कहते हैं। लेकिन जब बेगम साहिबा वो दोष करती हैं गायकी में, तो कलेजा निकल जाता है, दिल मतलब निकल जाता है। वो उसको प्रकट करते हैं, आहा हा क्या बात है, ठीक। यही दोस्त तो सुनने हम आते हैं, उसके लिए हम जान छिड़कते हैं। तो बेगम साहब मतलब बिस्मिल्लाह खां साहब, तो मतलब आप कहिए कि जो चीज पूरी गायकी के लिए दोष मानी जाती है, खराब माना जाता है, गलत माना जाता है, वो बेगम साहिबा के यहाँ वो कितना वो निखर के आता है। और बिस्मिल्लाह खां साहब कहते हैं कि उसको हम सुनने के लिए कितना इंतजार करते हैं और वो जब आता, वो चीज आती है और वो पता नहीं कब आएगी। रात में अगर महफिल चल रही है या शाम को महफिल चल रही, तो वो बेगम साहिबा के यहाँ वो किस समय, किस मोड़ पे, किस बिंदु पे आएगा उसका पता नहीं। तो उसके लिए कहते हैं कि पूरा समय हम इंतजार करते हैं, और जब वो निकल के आती है तो कलेजा बिल्कुल मतलब वो हो जाता है, मन से बिल्कुल आहा निकलने की बात आती है। इसी तरीके की बातचीत कैफी साहब ने की है। फिर यही उनकी भूमिकाएं हैं जो उनको इतने सारे अवार्ड और इतने सारे जो है पुरस्कार, पद्मश्री से लेकर सारी चीजें सब उनको मिलते हैं। और बेगम अख्तर साहिबा जैसा मतलब गजल गायकी में हम नहीं, बड़े से बड़े लोगों ने, गायकों ने कहा है कि दूसरा कोई हो नहीं सकता है। तो ये सारी भूमिकाएं बेगम साहिबा की रही हैं। आज काफी महत्वपूर्ण जानकारी हम सबको जानने को मिली अटल तिवारी जी से। हम बेहद शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमसे बात की और एक पूरी यात्रा करवाई। हम अगले किसी मोड़ पर जल्दी ही मिलेंगे, तब तक के लिए आपका शुक्रिया और अटल तिवारी जी का शुक्रिया कि हमसे बात की। आप लोगों का भी शुक्रिया जो आपने हमसे बात की।